हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो क्लास 10th का जो है फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसके बाद केवल एक चैप्टर हमारा जो है केमिस्ट्री में बचता है, वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है दोस्त, तो आज हम शुरू करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो ये सीरीज हम पूरी करेंगे, चाहे कैसे भी हमको जो है ये सीरीज पूरी करनी होगी, हम इस सीरीज को पूरी करेंगे। हम आज बात करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में। क्या? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है दोस्त, तो प्रश्न का जो लेवल रहेगा, आपकी जो व्याख्या होगी, व्याख्या सहित जो है इसमें चर्चा की जाएगी, और प्रश्न आपको जो है ऑथेंटिक चीजें और एनसीईआरटी को लेकर जो समझ आपकी जो वर्तमान में है उसको बिल्डअप किया जाएगा। इसका मैं आपसे वादा करता हूँ, और ज़रूर आपकी जो है एनसीईआरटी को लेकर जो समझ होगी वो बिल्डअप होगी। ठीक है दोस्त, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, सहसंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको परीक्षा में। नहीं है, तो क्योंकि कई सारे बच्चे जो है इसमें ही जो है गलती करके आते हैं। यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं। क्या? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं। और दूसरा क्या है? सहसंयोजी आबंध वाली यौगिक का जो क्वथनांक होता है अत्यधिक उच्च होता है। क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के जो है कुचालक होते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं होगा? इनमें से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, केवल दो। इनके क्वथनांक उच्च नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसकी व्याख्या पर हम चर्चा करते हैं, आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है। ठीक है, दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। अतः जो कथन एक है वो क्या बिल्कुल सही है। इनका जो अंतर अणु बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए इन यौगिकों के जो क्वाथनांक होते हैं वो भी कम होते हैं। अतः कथन दो क्या है? बिल्कुल गलत है कि इनका जो क्वाथनांक है उच्च नहीं होता है, लेकिन क्या कम होता है। किसमें? सहसंयोजी आबंध में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम होता है। इनके अणु जो है दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं। इंटरमॉलिक्यूल फोर्स मतलब जो अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, जो बल काम कर रहा है अणुओं के बीच में, वो क्या है? दूर दूर है। ठीक है, और जो कथन तीन वो सही है, क्योंकि परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और किसी आवेशित कण का निर्माण नहीं होता है, इसलिए सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का रीजन क्या बता रहा है? परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, आवेशित कण नहीं होते हैं। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? सामान्यतः सहसंयोजी क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्त, आयन नहीं, आवेशित कणों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब कार्बन को समझना है, आखिर कार्बन के संदर्भ में कौन से कथन जो है बिल्कुल सही है। कार्बन के संदर्भ में कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव की होती हैं। सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं क्या होती हैं? सजीव होती हैं। ये सही है या गलत है, ये भी समझेंगे। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्त, ये गलत है। क्यों? जो सजीवों में तो होता है कार्बन, ये जाहिर सी बात है कि सजीवों में कार्बन होता है, लेकिन जब यूरिया का जब आविष्कार हो गया था, तो इसने जो है इस अवधारणा को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, गलत साबित कर दिया कि जीव केवल कार्बन आधारित संरचनाएं जो होती हैं वो केवल सजीव से होती हैं। ठीक है, सजीव निर्जीव भी होती हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो कार्बन यौगिक होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। ये सही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है,
अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। क्योंकि सभी सजीव संरचनाएं जो है कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव नहीं होती हैं। पहले माना जाता था कि कार्बन पर आधारित जो संरचनाएं के संश्लेषण के लिए जीवित शक्ति की आवश्यकता है, परंतु 1828 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक बोहलर। क्या है? फ्रेडरिक बोहलर। फ्रेडरिक बोहलर ने क्या किया? अमोनियम साइनाइड यानी कि यूरिया बनाकर इसे जो है गलत साबित कर दिया। यूरिया को बनाया, और यूरिया आपको मालूम है, अमोनियम साइनाइड जो है आपने यूरिया आप जो है इसमें क्या होता है, अच्छी नाइट्रोजन मिलता है, और जो उर्वरक के रूप में जो है आपके खेतों में उपयोग किया जाता है यूरिया का। यूरिया एक अच्छा मतलब उर्वरक है, और इसमें जो है पर्याप्त नाइट्रोजन होता है। और जो इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या फॉर्मूला होता है? NH2CO NH2। ठीक है दोस्त, NH2। तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। किसका? और खोजा किसने था? कब खोजा था? 1828 में फ्रेडरिक बोहलर ने क्या किया? अमोनियम साइनाइड को खोजा था। ठीक है। और अधिकांश जो कार्बन यौगिक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक नहीं होते हैं, क्योंकि सामान्यतः इनमें जो है आबंध किसी भी आयन का उत्पत्ति नहीं होती है। अतः कथन दो क्या है? बिल्कुल सही है। जो कार्बन में क्या होता है? आयनिक बंध नहीं बनते हैं। आबंध जो होते हैं, बॉन्ड क्या करते हैं? आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं? विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर तीसरे की अगर और हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं, जाहिर सी बात है। हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है। अब इनके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों के यहाँ कार्बन के अपरूप हैं। और फ्लोरीन क्या होता है? C60 में कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिस प्रकार से इस प्रकार से ये ऐसे होती है ना फुटबॉल की संरचना, ये ये ये। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से फ्लोरीन्स क्या होते हैं? संरचना होती है। और चूंकि यह अमेरिकी जो है आर्किटेक्ट अमेरिकी आर्किटेक्ट बंक मिस्टर फुलर के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, किए गए जियो डेसिक गुम्बद के समान लगते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फ्लोरीन नाम दिया गया है इनके नाम से। किसके नाम से? आर्किटेक्ट क्या थे? बंक मिस्टर फुलर, इनके द्वारा जो है इसका डिजाइन किया गया था, इसलिए इनके नाम पर जो है इसलिए क्या कहा जाता है? फ्लोरीन इसको नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं हीरे और ग्रेफाइट के संदर्भ में। कुछ हमारे पास कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर हम विचार करना है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु जो है चार अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिसे एक त्रिआयामी संरचना यानी कि थ्री डायमेंशनल संरचना का निर्माण होता है। ठीक है। हीरे में कार्बन का जो प्रत्येक संयोजी परमाणु के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर जो है बंध बनता है, जिसे क्या कहते हैं? षटकोणीय व्यूह, हेक्सागोनल एरिया एरियल। ठीक है, एरिया संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है, षटकोणीय व्यूह। ठीक है। तो हमें समझना है कि इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्त, ये दोनों ही गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है ये समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये दोनों क्यों गलत है। तो दोनों कहाँ है? ना तो एक ना ही दो। डी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, जो अब हम समझते हैं कि आखिर इनमें किस प्रकार की जो है संरचना मिलती है, किस प्रकार का आबंध मिलता है। ठीक है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही क्या है? कार्बन के अपरूप हैं, जाहिर सी बात है। तो कार्बन के जो परमाणुओं के परस्पर आबंध के तरीके के आधार पर ही इनमें क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर जो है बंध बनाता है। किसमें? ग्रेफाइट में। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? षटकोणीय व्यूह संरचना कहते हैं। ठीक है। हेक्सागोनल हेक्सागोनल से जो है बनाते हैं, किसके साथ? ग्रेफाइट के साथ। कौन? कार्बन। ठीक है। और प्रत्येक तीन 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 अन्य परमाणुओं के साथ जो है एक तल पर क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। ठीक है। वहीं इसमें जो है आबंध, द्वि आबंध होता है। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। जिस कारण कार्बन की संयोजकता
पूरी होती है, ग्रेफाइट की संरचना को षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। जो ये क्या रहता है, ऐसे परत के रूप में जो है रहता है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से जो है परत के रूप में रहता है जो ग्रेफाइट होता है। ठीक है। और हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे जो है त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल इस प्रकार की संरचना जो है बनती है, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, इस प्रकार की संरचना। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से थ्री डायमेंशनल संरचना किस में बनेगी, हीरे में बनेगी। और जो हेक्सागोनल जो सेफ होगा संरचना होगी वो किस में बनेगा, वो ग्रेफाइट में बनेगी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिए, सब कुछ होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। और 5वां प्रश्न है, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब जाके प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पाओगे, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बारीकी से पढ़िए। ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं, आपको एनसीईआरटी बहुत बारीकी से, बहुत गहनता से जो है अध्ययन करना है। ठीक है। हीरा अब तक का ज्ञान सबसे कठोर पदार्थ है, सही है, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या होगा, 1 और 3, ये दोनों सही है, जबकि एक क्या है बिल्कुल गलत है। जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ना कि कुचालक होता है। ठीक है, तो 1 और 3 क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसकी बी आंसर जो है हम देखते हैं। हीरा अब तक का ज्ञान सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो चिकना तथा फिसलनशील होता है। क्या होता है, चिकना तथा फिसलनशील होता है। अतः जो कथन एक है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट और हीरे के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न है। ग्रेफाइट और हीरे के जो भौतिक गुणधर्म हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, अलग अलग हैं, बहुत भिन्नता है। भिन्नता है, आप जाहिर सी बात है भिन्नता है, जो एक सबसे कठोर है और एक कठोर भी नहीं है। ठीक है, और एक में जो है चमक होती है, एक कुचालक है, एक सुचालक है, तो बहुत सारा अंतर है। जबकि रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है। देखिए, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, समान है, लेकिन जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें अंतर आ जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इस बात पर हमने डिस्कशन कर दिया। क्योंकि जो शुद्ध कार्बन जो को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके जो है हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, और इसके अतिरिक्त प्राकृतिक हीरे और संश्लेषित हीरे में भेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संश्लेषित हीरे क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। संश्लेषित हीरे मतलब मॉडिफाई करके जो हीरे तैयार किए जाते हैं। अतिरिक्त प्राकृतिक हीरे और संश्लेषित हीरे में भेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। छठे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में कार्बन के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक। ठीक है, और होता है द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कहलाते हैं। कार्बन के ससंतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब समझते हैं ससंतृप्त और असंतृप्त यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, पहले ये जो है आपके सिलेबस में स्पेशल इसका जिक्र किया गया है, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप वन दरोगा की तैयारी करें या किसी भी साइंस के लेवल के किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम बात कर रहे थे कार्बन के जो हैं, एक हम बात कर रहे थे सहसंयोजक यौगिक और क्या क्या असंतृप्त यौगिक और संतृप्त यौगिक। ठीक है, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल संतृप्त कौन सा होगा, सी बॉन्ड सी, ये क्या है, संतृप्त है। संतृप्त यौगिक ये है। ठीक है, जैसे CH3 हो गया, CH3 बॉन्ड CH2 हो गया, और CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये क्या है, ये संतृप्त है। वहीं अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एथिलीन हो गया। एथिलीन का फॉर्मूला क्या है, एथिलीन की संरचना कैसी होगी, सी डबल बॉन्ड सी,
ठीक है, एक H यहाँ पर जुड़ा होगा, एक H यहाँ पर जुड़ा होगा, तो ये क्या है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। लीन मतलब, इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, एथिलीन। अब एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, और एक H इस साइड जुड़ा होता है, एक H इस साइड जुड़ा होता है। ये क्या है, एसिटिलीन की जो है सामान्य संरचना है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे कार्बन के जो संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिकों की जो है तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो अब इस पर जो है हम चर्चा करते हैं। कार्बन, इसका कौन सा कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। जो ये कथन एक है वो बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या पर हम चर्चा करें तो इसकी व्याख्या क्या कहती है। कथन एक जो है बिल्कुल सही है। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं, ससंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया CH3 बॉन्ड CH2। ठीक है, CH3 बॉन्ड CH2। इस प्रकार से जो है ये एकल बंध से जो है जुड़े हुए होते हैं। एकल कार्बनिक एकल बंध जो है इनमें मिलता है, एक आबंध मिलता है। इसमें सभी परमाणुओं की जो संयोजकता होती है उनके बीच बने एक आबंध से जो है संतुष्ट होते हैं। और कथन जो है बिल्कुल सही है। द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा वो क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, इनमें प्रति कार्बन परमाणु की क्रमशः 1 और 2 संयोजकता होती है। संयोजकता से क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जो डबल बॉन्ड बनाएगा उसकी संयोजकता 1, और जो डबल बॉन्ड बनाएगा उसकी संयोजकता 2। इसमें संतुष्ट करने के लिए दो कार्बनों के बीच द्विबंध और त्रिबंध का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन। तो हम बात कर रहे थे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में। ठीक है, आई होप आपने जो है इस चीज़ को समझ लिया होगा। और जो कार्बन के जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, कौन, असंतृप्त यौगिक जो होते हैं कार्बन के, वो क्या करते हैं, जो संतृप्त यौगिकों की तुलना में क्या करते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अच्छा, जो एक कथन 3 है क्या है, बिल्कुल गलत है। जो कार्बन के जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, संतृप्त यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्त, बात करते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा बहुत, इन पर भी जो है चर्चा करते हैं। अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, हैलोजन हो गया, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे CH4 हो गया। ठीक है, CH4 हो गया। तो इस प्रकार से CH4 वो एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेस, प्रोब्यूट, जो भी ये सारे जो हैं कार्बनिक यौगिक हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, ये विकल्प एक क्या है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन होते हैं। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। ठीक है, एल्किन और एल्काइन। एल्किन, जो एल्केन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्किन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और दोनों को क्या है, सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, हैलोजन में क्या क्या आएगा, हैलोजन में आएगा जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, फसल वैरायटी, फसल फसल वैरायटी, BR वैरायटी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, किसमें, हैलोजन में। अल्कोहल, OH समूह क्या आता है, अल्कोहल, कीटोन। ठीक है, और इसमें इस प्रकार से जो है हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे, अल्कोहल, कार्बोक्सिल, हम जो है बात कर रहे थे, अल्कोहल हो गया, हैलोजन हो गया, कीटोन हो गया। ठीक है, आई होप आपकी समझ में जो है ये चीज़ें आ रही होंगी। और कीटोन समूह क्या होता है, कीटोन, कीटोन होता है CO। क्या होता है, CO जो ग्रुप होता है, CO
ऑक्सीजन और कार्बन जो जुड़े होते हैं, बॉन्ड बना हुआ होता है, उसको कहते हैं कीटोन। ठीक है। अंगीठी में जलने वाले कोयले का रंग, अंगीठी हमारे पास जो है एक कथन दे रखा है, कथन कारण वाले प्रश्न भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। अंगीठी में जलने वाला जो कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना जला कोयला बिना ज्वाला के उष्मा देता है। लाल होता है और ज्वाला भी नहीं होती है, लेकिन क्या करता है, उष्मा देता है। केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है, या कथन सही है, स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इस पर हमको बताना है। ठीक है। ये और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण है, क्या ये सही है? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इनमें से सही कौन सा होगा? ए होगा। ए और आर दोनों क्या है, बिल्कुल सही हैं, और आर ए का क्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसकी व्याख्या पर अगर हम चर्चा करें, अंगीठी में जलने वाला जो कोयला होता है, कोयला अथवा तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान क्या होता है, उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के क्या करता है, उष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ही क्या होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी अथवा चारकोल में उपस्थित वाष्पशील तथा वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत होकर और आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। विकल्प ए क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो ज्वाला किससे उत्पन्न होगी, गैसीय पदार्थों से, और ठोस क्या होगा, केवल बिना ज्वाला उत्पन्न के ही जलता रहेगा, हीट उत्पन्न करता रहेगा। ठीक है, उष्मा देगा। ठीक है। अब 9वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, कोयले और गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपके सिलेबस में है, कोयला और पेट्रोलियम इत्यादि। तो जब हम एनवायरनमेंट पर चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को जरूर समझेंगे। और कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा पौधों के क्या होते हैं, अवशेष होते हैं, जो क्या होता है, कोयला होता है। वहीं अगर हम बात करें तेल और गैस, लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री जंतु या पौधों तथा जीवों के क्या होते हैं, अवशेष होते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, तो ये जो है बिल्कुल सही है, जिसको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष हो गया, फर्न हो गया। फर्न क्या होता है, टेरिडोफाइटा होते हैं। जब हमने बायो वाला 9th क्लास वाला चैप्टर शुरू किया होगा तो वहाँ पर हमने आपको बताया। अन्य पौधों का अवशेष संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण धरती के चट्टानों के नीचे क्या गए होंगे, दब गए होंगे और धीरे धीरे क्षय होकर क्या हो गए, कोयले में जो है परिवर्तित हो गए। ठीक है। और तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जंतुओं के क्या हैं, अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र में जो है डूब गए और गाद से ढक गए। इन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया आक्रमण से जो है प्रबल दबाव के कारण तेल और गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, वनस्पतिक तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त जो है कार्बन श्रृंखला होती है। और साधारणतः जंतु वसा जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से जो सही होगा, केवल बी जो है बिल्कुल सही है, कि जो जंतु वसा होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक माने जाते हैं। ठीक है। कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है, सही बताना है हमको। तो कथन बी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वनस्पतिक तेलों में जो साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में जो है संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है। संतृप्त किस में होंगी, जंतु में, और असंतृप्त किस में होंगी, जो वनस्पति है। ठीक है। और वहीं जो कथन दो है बिल्कुल सही है। साधारणतः जंतु वसा में जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अतः भोजन को पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का क्या करना है, उचित उपयोग करना चाहिए। ठीक है। जंतु वसा क्या है, संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जो क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अतः जो भोजन को पका के जो है असंतृप्त वसा अम्लों में जो है तेलों का उपयोग करना उचित होता है। अब बात करते हैं एथेनॉल की। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। एथेनॉल आपके सिलेबस में जो है जिक्र किया गया है एथेनॉल का।
इसका उपयोग जो है टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है। यदि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। ठीक है। एथेनॉल अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है और यह कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव में पाया जाता है। हमें बताना है कि इसकी जो है इनमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका सही नहीं है, सॉरी, इसमें हमको क्या बताना है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, ये बी वाला नहीं है। ये सकारात्मक नहीं बल्कि क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है और तंत्रिका तंत्र को क्या मजबूत बनाने की बजाय क्या बनाता है, कमजोर बनाता है। ठीक है। इसकी व्याख्या पर हम चर्चा करते हैं, आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है। ठीक है। एथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों को बनाने में होता है। अतः कथन बी क्या है, गलत है। कथन बी क्यों गलत है, क्योंकि यह जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, कमजोर बनाता है। जो सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम जो हमारा है उसको क्या बनाता है, कमजोर बनाता है। और इसके बहुत ज़्यादा सेवन करने से जो उपापचय प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत धीमी हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति में जो सोचने समझने की क्षमता होती है उसका भी क्या होता है, बुरा असर होता है। इसलिए जो है लोग क्या करते हैं, शराब से परहेज करते हैं, शराब को नहीं पीते हैं। और मांसपेशियों को बुरी तरह से जो है ये क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके विपरीत जो मेथेनॉल है, थोड़ी सी मात्रा में लेने पर भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एथेनॉल तो फिर भी सही है, लेकिन मेथेनॉल उससे भी भयंकर है। उससे भयंकर क्यों है, ये जो है मतलब थोड़ी सी मात्रा में भी ले लोगे तो व्यक्ति की जो है मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर जो है मेथेनॉल बन जाता है, जो यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ तीव्रता से अभिक्रिया किया प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देता है और यह चाक्षुषी तंत्रिका को जो है प्रभावित करता है। चाक्षुषी तंत्रिका मतलब आँख आँख का जो न्यूरॉन सिस्टम होता है उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है और जिससे व्यक्ति क्या होता है, अंधा हो जाता है। तो कम मात्रा में लोगे तो अंधे हो जाओगे, ज़्यादा ले लोगे तो मर जाओगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यह कमरे के ताप पर गर्भावस्था में मिलता है, बिल्कुल सही है जो। ठीक है। अल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने के रस से मोलेसस सीरा बनाया जाता है जिसके किण्वन से अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो हम दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। जो गन्ना होता है वो सूर्य के प्रकाश को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है और गन्ने के रस को क्या, मोलेसस, ये चीज़ें जो है याद रखना है, ये डायरेक्ट फैक्ट जो है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। मोलेसस बनाया जाता है जिसके किण्वन से जो है अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या, अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर जो है उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कुछ देशों में ऐसा भी किया जाता है कि अल्कोहल ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड व जल उत्पन्न करता है। ठीक है। अल्कोहल ईंधन क्या करता है, पर्याप्त अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होने पर केवल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। ठीक है। इसलिए इस प्रकार से जो है इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। अब हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एथेनोइक अम्ल। ठीक है। हम किस पर, एथेनोइक एसिड। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। एथेनोइक एसिड पर हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। क्या, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड जो है। ठीक है। एथेनोइक एसिड में क्या होता है, एथेनोइक एसिड इसमें सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका जल के साथ जो है 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है जिसका उपयोग अचार परिरक्षण के रूप में होता है। शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लेसेस एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही होगा, तो हमें सही कथन बताना है। तो तीनों कथन के हैं बिल्कुल सही है, इसका जो है डी आंसर बिल्कुल सही है। और डी आंसर किस प्रकार से सही है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड कहा जाता है और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, एक समूह है और इसका जल के साथ जो है 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है। किसका, एसिटिक
एथेनोइक एसिड का, ठीक है, एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका जो है अचार परिरक्षण के रूप में भी जो है परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और शुद्ध एसिडिक एसिड का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, 290 केल्विन होता है। इसलिए ठंडी जलवायु तथा शीत के दिनों में जम जाता है। इसी कारण इसे ग्लेसल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ग्लेसल एसिटिक एसिड किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, एथेनोइक अम्ल को, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। एथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जल की कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा तत्व जो है उत्तरदायी है। जल की कठोरता के लिए सामान्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, उत्तरदायी है। तो इसका बी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। जो जल की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है अधिक मात्रा के कारण जो है ऐसे जल में साबुन के साथ स्नान करने पर कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया के करते हैं अघुलनशील पदार्थ, यानी कि स्कम का निर्माण होता है, ठीक है। स्कम का निर्माण होता है जो जल से शरीर धो लेने के बाद भी शरीर पर जमा रहता है, ठीक है। ये मतलब कठोर जल क्या होगा, जिससे जो है साबुन जो है जल्दी जल्दी नहीं जाता है या झाग जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। पहाड़ों पर ऐसा पानी होता है, अक्सर पहाड़ों पर जो है ऐसा पानी होता है जहाँ पर मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जो है ठीक ठाक होती है। अपमार्जक का प्रयोग कर कठोर जल से होने वाले इस समस्या से जो है निपटा जा सकता है जब हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। साबुन से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, साबुन या सोडा जो होता है हमारा, तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। आता डिटर्जेंट के काम में ही आता है, लेकिन अपमार्जक क्या होते हैं, थोड़ा पावरफुल होते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा जो है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जो है अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इससे वे कठोर जल में जो है प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः जो अपमार्जकों का उपयोग होता है शैम्पू एवं कपड़ा धोने के उत्पादों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका, अपमार्जकों का, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। साबुन और अपमार्जक स्पेशली एक टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो उसी पर जो है ये जुड़ा हुआ है। साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकटित कर सकते हैं, जैसे साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, ये जो दोनों के हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक है। साबुन के जो साबुन लंबी अणु श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कपड़ों के अधिकांश मैल जो है तेलिया होते हैं और तेल के कारण ये पानी में जो है अघुलनशील होते हैं और साबुन का जो आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बनिक श्रृंखला तेल में जो है घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु क्या होते हैं, मिसेल संरचना इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है दोस्त। अगर आप इनको ध्यान देंगे तो इस प्रकार से जो है मिसेल का निर्माण होता है, इस प्रकार से, ठीक है। एक होता है जल रागी, एक होता है जल विरागी। जल रागी मतलब जो जल में घुलनशील है, और एक जल विरागी जो जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। तो अपमार्जक कैसे काम करता है, इस प्रकार से, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कोई जो है आपका कपड़ा है या कोई चीज़ है, तो इस पर जो है ये साबुन है, साबुन जो है, तो इस प्रकार से इधर जो है मिसेल का निर्माण हो रहा है। जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा है, ठीक है। जल रागी मतलब जो जल में विलय है, और जल विरागी, तो इस प्रकार से इस प्रकार से जो है ये चिकनाई के बाहर जो है जो आपका चिकनाई उत्पन्न करते हैं, और जो मैल है उसके बाहर इस प्रकार से जो है मिसेल का निर्माण करते हैं, और इसके अणु को जो है अलग कर देते हैं कपड़े से, और फिर ये धुलाई के साथ जो है अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है दोस्त, ये होता है मिसेल, ठीक है। मिसेल जैसे संरचना तैयार करते हैं, और क्या होता है जहां अणु एक का सिरा तेल के कण और दूसरा सिरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, जैसे पानी में इमल्सन बनता है, ठीक है। इमल्सन आप देखते होंगे। इस प्रकार झाग जिसको बोलते हैं, इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को जो है पानी में घुलाने में जो है मदद करता है, और कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। मिसेल साबुन के ऐसे अणु होते हैं जिसके दोनों सिरों पर विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय शिला जलरागी होता है, और हाइड्रोकार्बन्स में विलय दूसरे सिरे को क्या कहते हैं, जल विरागी। ठीक है, जो जल में घुलेगा वो जलरागी, और जो जल में नहीं घुलेगा वो जल विरागी। ठीक है, और साबुन के मिसाइल प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं, जिससे साबुन का क्या होता है, घोल जो है बादल जैसा दिखता है। ठीक है, प्रकाश को क्या कर सकते हैं, प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिससे कि जो साबुन का जो घोल होता है वो हमको बादल जैसा दिखता है। प्रश्न नंबर 16 पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऑक्सीकारक। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें जो है दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु उनके कारण अभिक्रिया की जो दर होती है वो भिन्न हो जाती है। जिस प्रकार से जो है दो आदमी लड़ रहे हैं, उत्प्रेरक की सीधी सीधी भूमिका आप समझिए। दो आदमी लड़ रहे हैं, कोई तीसरा बंदा गया, एक को भड़का दिया और इनकी लड़ाई थोड़ा ज़्यादा हो गई। तो इसी प्रकार से अभिक्रिया में भी क्या है, यही रोल होता है, किसका, उत्प्रेरक का। अभिक्रिया चल रही है, खुद तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अभिक्रिया को प्रभावित करेगा। अभिक्रिया की जो दर होगी बढ़ा देगा या घटा देगा। तो इस प्रकार से जो है उत्प्रेरकों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया को दर को क्या है, अब आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब आता है एस्टर। एस्टर ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल से अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, वो क्या कहते हैं, एस्टर कहलाते हैं। तो निम्न में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, तो डी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उपयुक्त तीनों युग्म क्या है, सही सुमेलित है। ऐसे पदार्थ जिनमें जो है दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु इनके कारण अभिक्रिया दर से आगे बढ़ती है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, एस्टर कहलाते हैं। एस्टर की गंध क्या होती है, मृदु। मृदु मतलब मीठी। ठीक है, अच्छी गंध होती है मतलब एस्टर की। इसका उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, की अभिक्रिया द्वारा एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपने जो है इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा होगा। So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.